बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मौसम भी काफ़ी बेहतर है और आज जो उसका टेम्परेचर है इस टाइम वो है जी 36 सेंटीग्रेड है इस टाइम। और ये आगे जो है जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा और 42 सेंटीग्रेड तक आज इसका टेम्परेचर जो है वो दिन का जाएगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज कुछ थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी आते हैं और आपके साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो अगर मुनाफिक ना हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। मुनाफिकत क्या है? जो लोग आपके साथ भी होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे भी बहुत सारी बुराइयां कर रहे होते हैं और आपके साथ भी जो है वो हंसी और मजाक और आपके साथ प्यार से रह रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके साथ जो है उनका रवैया और उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। दिल में एक जो बुग़्ज़ इंसान रखता है, आप देखते हैं कि जब जो इंसान जो दिल में बुग़्ज़ रखता है वो कभी भी किसी के साथ ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको मुनाफिकों और हासिदीन से बचाए, क्योंकि जो मुनाफिक और हासिद होते हैं वो आपकी लाइफ में इस तरह होते हैं जिस तरह वो आपकी लाइफ में एक बुरा साया होता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है इससे बचाए। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हैं हमारे साथ जी हकीम मोहम्मद इकबाल बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी जैसे थोड़ी सी तबीयत खराब है, डाउन है। मौसम जैसे असल में मौसम की समझ नहीं आ रही, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाता है मौसम। तो अभी मौसम भी जो है ना वो समझ में बस वो ऐसा ही है कि मौसम जो है ना अटखेलियां करता ही रहता है। बाज़ गर्मी हो जाती है और सूरज की तपिश वगैरह, लू वगैरह इस चीज़ों से, और फिर बाहर के निकलने से जो है ना इंसान का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है और हाइपर होने से फिर काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं सेहत के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग L22 का। हमेशा आपको बताती हूँ कि बड़ी अच्छी उनके पास कलेक्शन आई हुई है। हमारे मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेसेस अपने लिए जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज आप बात करेंगे यूरिक एसिड पर, कि किस तरह यूरिक एसिड जो है वो होता है, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसका इलाज कैसे हो सकता है। आज इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। सर, यूरिक एसिड के बारे में तो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं ना कि यूरिक एसिड है क्या। एक्चुअली ये है कि जो हम ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, ये उसका जो तेज़ाबी मादा होता है ये उसी को कहते हैं कि यूरिक एसिड। समझिए, ये वही चीज़ है। और प्योरीन वगैरह इस हवाले से ये वो चीज़ है और ये ब्लड के अंदर पाई जाती है और जब ये बढ़ जाती है तो फिर इंसान के अंदर जो है ना प्रॉब्लम पेश आ जाती है, ख़ुसूसी तौर पे जोड़ों के अंदर, उसके जॉइंट पेन में पेन हो जाती है, या घुटने के ऊपर या टखने के ऊपर। पहले तो ये है कि ये ख़ुसूसी तौर पे जहाँ कहीं पाई जाती है ये सोजिश पैदा कर देती है। जब ये सोजिश होती है वो जगह काफ़ी गर्म महसूस होती है, उसमें हीट होने के साथ साथ पेन महसूस होता है और इस तरह की बर्निंग सेंसेशन होती है कि बैठे बैठे ही बाज़ का टीस महसूस कर सकता है बंदा। और ये अचानक होता है और ये होता इसलिए है कि इंसान की अपनी कुछ लापरवाहियां खुराक के अंदर और हमारी बेइतदाली ग़िज़ा के अंदर, उस वजूहात की वजह से ऐसा ये हो जाता है। ख़ुसूसी तौर पे जैसे हम जो है ना अपना मीट है, रियाही चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिस्म के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है। गोश्त का इस्तेमाल बकसरत, ख़ुसूसी तौर पे बड़े का गोश्त है, चने की दाल है और अपना चिकनाई वाली चीज़ें हैं, इन और बेकरी की चीज़ें हैं। ये सुबह के टाइम नान, चने वगैरह इनका बकसरत इस्तेमाल नाश्ते में, ये उन चीज़ों से ऐसा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हमारी एक रूटीन ऐसी बन चुकी हुई है कि हम लोग बाहर के खाने जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं। जिस तरह अभी सुबह के नाश्ते भी जो हैं वो हमारे वो बाहर से आ रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना, इसी वजह से ख़ुसूसी तौर पे हम इंसान जो है ना आज के दौर में इंतहाई सहल पसंद हो गए हैं। कोई काम नहीं करते, कोई हरकत नहीं करते, घर का कोई काम करना नहीं है, बाजार की बाहर की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं
कि हमें मेहनत ना करना पड़े, किचन में ना जाना पड़े, किचन के अंदर जो है ना फिर ये किचन चूल्हे की जो है ना गरमाइश, उससे भी हम बचने की कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह के टाइम में गर्मी का मौसम है कि हीट में जो है ना फिर कैसे वहां बंदा काम करे, तंग हो जाता है और पसीने की बकसरत हो जाती है, तो मेहनत तो करते नहीं है, फिर वो अपना आराम करने की वजह से, ज्यादा सैल पसंदी की वजह से हमारे जो जोड़ हैं ये भी इनके अंदर अकड़ाव आ जाता है, मूवमेंट ना होने की वजह से जो है ना फिर ये इनके अंदर काफी हद तक जो है ना स्टिफनेस पैदा हो जाती है, थिकनेस पैदा हो जाती है और फिर वो काफी सोजिश की शिकायत पैदा हो जाती है, हड्डियां टेढ़ा पानी इनके अंदर आ जाता है, तो जिस वजह से ये जो है ना फिर ये तकलीफ महसूस होती है, जॉइंट पेन हो जाती है, बुरबुरापन हो जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर फिर काउंट होती है। और ये यूरिक एसिड के बाद जो है वो उसके बाद जो उसकी अलामात हैं जी वो ये हो जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनका फिर किस तरीके से वजूहात तो आपने बता दिया कि हम जिस तरह के खाने खाते हैं या हमारी रूटीन चेंज होती है उसकी वजह से ये होता है, तो इसका इलाज क्या है, किस तरह हम इस यूरिक एसिड से बच सकते हैं? इसका ये है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाए, समझिए, और अपनी हर वक्त एक जगह पे बैठे ना रहें, जरा मूवमेंट जरूर करें, समझिए, दफ्तर में हैं तो भी वहां पे आपको जरा थोड़ा सा चेयर टेबल से हट के जरा कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए वर्जिश जरूर करनी चाहिए। सुबह के टाइम की वॉक आप लोग करें, सुबह के टाइम जल्दी उठें, नमाज पढ़ें, उसके बाद आप ग्रासी प्लॉट में निकल जाएं, वहां आप चहलकदमी करें, वॉक करें, हल्की हल्की दौड़ लगाएं, ताकि आपकी हड्डियों की भी वर्जिश हो और उनके अंदर भी मूवमेंट पैदा हो, जॉइंट में भी जो है ना उसमें अकड़ाव ना आ जाए, उनको भी हरकत चाहिए होती है और इसी तरह ही सेहत आ सकती है, वगरना उसके बगैर देख रहे हैं कि आजकल हर बंदा, छोटे से छोटा बच्चा भी, 20 से 25 साल के नौजवान भी इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से। और दूसरा, एक्चुअली गो के ये 40 ईयर से अबव की बीमारी है, 40 साल के बाद के लोगों में, और जो है ना पहले दौर के अगर लोगों को देखें, बड़े बूढ़ों को, तो उस दौर में ये बहुत ही कम होता था, क्योंकि वो लोग खाते पीते थे, सुबह सुबह निकल जाया करते थे काम पे, उनकी एक लंबी वॉक हुआ करती थी। अभी तो लोग जो है वो थोड़ा सा भी चलने तो बर्दाश्त नहीं होता, सांस फूलने लग जाता है। जी बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंसान का बढ़ जाता है आराम की वजह से, जो है ना वॉक ना करने की वजह से और सहल पसंदी की वजह से। इस वजह से ऐसा होता है कि चर्बी चिकनाहट वाली चीजों का बकसरत इस्तेमाल हो रहा है और बेकरी की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुबह के टाइम ज़ाहिर है कि नान चनों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है और घी वाली तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है, और वो भी ऐसी है कि जनाब घी भी अच्छा प्योरीफाई नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना फिर वो दिल की वॉल्स जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर थिकनेस पैदा हो जाती है और जिस वजह से जो है ना फिर ये सांस फूलना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम पेश आती है। जाहिर सी बात है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फजूल चीज़ें खाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की बीमारियां जो हैं वो अटैक कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि जोड़ों का दर्द होता है, और जोड़ों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? जोड़ों का दर्द के लिए ऐसा है कि जैसे मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एक तो इनको जरा पहले मूवमेंट वगैरह जरूर करनी चाहिए, वो दें आप इसके अंदर। फिर इसके अंदर अगर ये तकलीफ पैदा हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ गया है आपका, एक्चुअली इसका नॉर्मल लेवल जो है ना, वैसे तो जिस्म के अंदर होता है ये 2 से 4 तक है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर जरा थोड़ा सा एहतियात करे बंदा, समझे 10 से ऊपर हो जाए तो फिर तो ये काफी हद तक एक्यूट जो है ना ये हो जाता है, फिर काफी शिद्दत और शदीद किस्म की तकलीफ हो जाती है और उस वक्त इंतहाई जो है ना बंदे को एहतियात की जरूरत पड़ सकती है और मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है उस वक्त। और इससे पहले अगर एहतियात करे, जैसे कि पानी का इस्तेमाल है, पानी का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा ये है कि अपना कुछ फल फ्रूट्स हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा रखे अपनी डाइट के अंदर, तो बंदा इस तकलीफ से बच सकता है। सब्जियां कितना फायदा? सब्जियां इसके लिए बहुत फायदेमंद है, खसूसी तौर पे सलाद का इस्तेमाल है, जैसे कि बंद गोभी है, ब्रोकली वगैरह, इस तरह की चीजें जो है ना उनका इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल है, आजकल सीजन है, स्ट्रॉबेरी का मौसम आया हुआ है, उसका इस्तेमाल करे। और इसके अलावा ये है कि अपना तरबूज है उसका इस्तेमाल करे, और इसके अलावा केला है, केला इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। दही का इस्तेमाल है, वो नाश्ते के तौर पे सुबह सुबह दही इस्तेमाल करे, वैसे भी दिन में रूटीन में इसको रखना चाहिए खुद ग़िज़ा के अंदर। खसूसी तौर पे कम से कम इसकी बलाई उतार के जो है ना 1 पाव दही का इस्तेमाल जरूर करे, फाइबर वाली चीजों का इस्तेमाल जरूर करे, ईसबगोल है
इसका छिलका जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको दही के अंदर मिला के ले ले या वैसे ले ले। सुबह के टाइम दूध के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से भी बलाई उतार के ले ले तो ज्यादा मुफीद है। अच्छा, खाली पेट दही खाना जो है वो कितना फायदेमंद है? दही सुबह के टाइम में खाली पेट खाना इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये मैदे की तेजाबियत को दूर करती है, भूख लगाती है, और गर्मी का मौसम है कि इस तो मैदे की गर्मी वगैरह को दूर करती है और जिगर के फंक्शन को बेहतर करती है, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है, चेहरे पे रौनक लाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। हम बजाय इस तरह की चीजों के, जैसे कि हम इस यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात में ये आजकल जो मतलब है कोक वगैरह, ये केमिकल वाली चीजों का बकसरत इस्तेमाल, ये भी इसकी वजूहात में है। लेकिन अगर इससे बचना चाहें तो हम नॉर्मल जो हमारी के देसी खुराक है, जैसे कि दही, लस्सी है, इसकी लस्सी बना के इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा मुफीद है। तो ये जो है ना इंसान को एक तो एक प्यास बुझाती है, गर्मी को दूर करती है, आजकल जैसे हीट का मौसम है तो उसके हीट के प्रॉब्लम से, उसके साइड इफेक्ट से बचाती है, और आपके नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, प्योर चीजें। वैसे तो आज के दौर में प्योर चीजें मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन अगर आप घर में दही जमाना स्टार्ट कर दें तो वो एक आपको प्योर फॉर्म में जो है वो मिल सकती है, आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जैसे यूरिक एसिड हो गया, ये हमारे एक तो इस एड़ियों में जो पेन होता है यूरिक एसिड की वजह से, एड़ियों में बहुत शदीद पेन होता है, उसका क्या हल है? जी बिल्कुल, एड़ियों के अंदर ज्यादा पेन होना यूरिक एसिड की वजूहात भी है। दूसरा ये कि ये जो हील वाले जूते हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चियां, समझिए ये भी एक वजह है इसकी। और इसका अगर ऐसा हो जाए, एक तो ये है कि उसका इस्तेमाल जरा कम करें, और उसके बाद ये कि पाँव को जरा थोड़ा सा नंगा रखें कुछ देर के लिए, जो है ना ग्रासी प्लॉट में रखें तो ज्यादा बेहतर है, घास के ऊपर वगैरह रखें। और दूसरा ये है कि उसकी वर्जिश करें, और हल्के एड़ी वाले जो है ना वो जूते इस्तेमाल करें, नरम जूते इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है ना अगर ऐसा हो जाए तो आप मसाज कर लिया करें, हल्के नीम गर्म पानी का मसाज करें। आजकल के मौसम की मुनासबत से जरा ताज़ा पानी, जैसे कि धूप में कुछ देर के लिए रख लें तो वो भी जरा गर्म हो जाता है, बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए आजकल के मौसम की मुनासबत से, नॉर्मल हीट वाला पानी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि अगर आपका जोड़ों के अंदर काफी हद तक ये यूरिक एसिड बढ़ गया है और जोड़ सूज गए हैं और उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप उसको ये जो मसाज है गर्म पानी का, इससे भी कर सकते हैं। नमक का मसाज भी आप कर सकते हैं। अच्छा। या पानी के अंदर गर्म पानी में नमक डाल लिया करें थोड़ा सा, तो वो डाल के उसका मसाज भी आप, टकोर जिसको भी हम लोग कहते हैं, वो भी कर लिया करें तो इससे बचा जा सकता है, सोजिश से बचा जा सकता है। सही। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि घुटने का बहुत शदीद, समटाइम तो ये होता है कि आप चल भी नहीं पा रहे होते, घुटने का इतना शदीद पेन होता है, तो उसका यूरिक एसिड के साथ भी कनेक्शन एसिड से इसका खसूसी ताल्लुक है, उसके बढ़ने से ऐसा हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर इस तरह की कैफियत हो तो फिर ग़िज़ा खुराक में अपने आप में ज़रा चेंजिंग लाएं। और दूसरा ये कि आजकल भी सीज़न है अपना एलोवेरा का, जैसे कि वो उसका इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम में उसको इस्तेमाल कर लिया करें। उसका गूदा जो है ना एलोवेरा का, समझे वो तकरीबन 1 से 2 चम्मच सुबह के टाइम में अगर ऐसे ही खा लें तो भी ये इससे बचा जा सकता है। एलोवेरा जेल भी जो है वो मतलब आप बिल्कुल उसको साबित जो है वो साबित उसकी जेल जो है ताज़ा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है, जॉइंट पेन, गंठिया वगैरह को दूर कर देता है, सोजिश वगैरह को दूर कर देता है। इसके अलावा ये कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, आपके मैदे को बेहतर रखता है, आंतों की सोजिश को दूर करता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, भूख लगाता है। और इनके आंतों की अंदर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गई हो तो उसको दूर कर देता है। और दूसरा ये कि चेहरे पे रौनक लाता है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ये आपके दिल के वाल्स को खोलता है, समझिए। और इसके अलावा अगर आप इसका बालों के लिए भी एक बेहतरीन जो है ना इसका इस्तेमाल है, वो तो बाल धोए भी इससे जा सकते हैं, चेहरे पे इसकी जेल लगाई जा सकती है, वो बड़ी रौनक और आजकल तरावत लाता है। गर्मी का जिस तरह मौसम है तो जो हीट के अंदर बाहर निकलते हुए जो चेहरा जल जाता है या हीट महसूस करते हैं, चेहरे पे सोजिश आ जाती है, सुर्खी आ जाती है, तो गर्मी और जलन की वजह से, उसके लिए ये बेहतरीन चीज। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूसुफ हैं।
वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही बाजी? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अब। हेलो यूसुफ, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो सके। आपने अगर कुछ बात करनी है तो ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो आपने बताया गंठिया का पेन, वो भी इसी से रिलेटेड है कि यूरिक एसिड की वजह से इसका पेन होता है या उसकी कोई और वजूहात है? इसमें होते कि गंठिया, पहले तो ये छोटे निकरस हम इसको कहते हैं, मतलब छोटी छोटी हड्डियों का दर्द। अच्छा। फिर ये हो जाए, उसके बढ़ता बढ़ता फिर ये बड़े जोड़ों का जो दर्द होता है, हाँ। उसको हम गंठिया कहते हैं। अच्छा, और ये खसूसी तौर पे घुटने का दर्द है, समझे, कोहनियों का दर्द है और बड़े जोड़ों का दर्द है, तो ये गंठिया कहलाता है। इसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं और इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब बिल्कुल जो है वो जी, हड्डियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं। तो उसका इलाज फिर क्या है, किस तरह मुमकिन है? वो उसका इलाज ये है कि पहले तो ग़िज़ा में परहेज जो चीज़ें हैं, जैसे चावल का इस्तेमाल है, चने का इस्तेमाल है, इनसे परहेज करें आप लोग। और उसके अलावा डाइट, गोश्त का इस्तेमाल है, किसी भी किस्म का मीट जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, चिकन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बाजारी खानों से परहेज रखें। घर के खाने, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खसूसी तौर पे हरे पत्ते वाली सब्जियां जो है ना, सब्ज पत्ते वाली, उनका इस्तेमाल मुफीद होता है इसके अंदर। सही। अच्छा, किस तरह किस एज में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा पाया जाता है? खसूसी तौर पे तो ये 40 ईयर से अबव की बीमारी है, उसमें होता है। लेकिन आज के दौर में हमारी खुराकों की वजह से ये छोटे छोटे 20 साल के, 15 साल के बच्चों को भी देख रहे हैं, उनमें भी हो जाता है। और दूसरा ये कि इसका जो है बैठने का जो स्टाइल है, पोस्टर स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी इसमें काफी काउंट होता है। बंदे को जो है ना स्ट्रेट बैठना चाहिए, बैठने की पोजीशन जो है ना उसकी सीधी होनी चाहिए, झुक के नहीं बैठना चाहिए। और इस तरीके से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और दूसरा, पट्ठों के अंदर भी इसमें काफी हद तक वेन्स इसके अंदर खिंच जाती हैं, नसें खिंच जाती हैं, टिश्यू की बीमारी है, टिश्यूज खिंच जाता है। बिल्कुल, खिंचाव पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन हमारे साथ लाइन पे हैं जी खिजरा आरिफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खिजरा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का करम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा खिजरा, आज थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो लोग जो है अदम बर्दाश्त, जिनमें कमी होती है अदम बर्दाश्त की, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हाइपर हो जाते हैं और एक दूसरे का कत्ल करने पे आ जाते हैं, मतलब लोग मार देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इसके हवाले से जानना चाहेंगे क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ये, कि फौरन हाइपर हो जाना, फौरन गुस्से में आ जाना और इस तरह का रिएक्शन देना? हम अपने माशरे में आजकल ना कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। उनमें सबसे पहली चीज है कि हमने बात को प्रॉपर सुनना नहीं है, प्रॉपर समझना नहीं है। जब हमारे अंदर सुनने और समझने की सलाहियत में कमी आ जाए ना, ये मसाइल वहां पर बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। बिल्कुल, कि हमने कोई भी बात है या किसी के मुतल्लिक कोई बात है, हमने उसको बहुत पर्सनल ले लेना है। और आजकल हमारे यहाँ हम देख रहे हैं माशरे में ये चीज बहुत बढ़ रही है कि हम खुद से आखज कर लेते हैं बातों को। हमारे जहन में जो हमने चीजें बनाई होती हैं, जो हमने इमेजिनेशंस बनाई होती हैं, हमने बहुत सारी चीजें खुद से आकस की होती हैं और उनमें जो रियलिटी है, यानी कि जो एक हकीकत पर मबनी कोई बात या कोई अमल है, उससे हम बहुत दूर रहते हैं और ना ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे माशरे का नुकसान है, जिसकी वजह से ये सब जो जराइम है ये पेश आते हैं, हमारे सामने इनको देखते हैं कि लोगों ने समझना, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, लोगों ने बात को जो है वो सही पहलू देखना छोड़ दिया, हकीकत पर मबनी चीजें छोड़ दी। अच्छा, वो ये बात आ जाती है ना खिजरा, खुद से चीजें अज्यूम कर लेना। समटाइम तो ये भी होता है कि जिस तरह जिनको बहुत सारे लोगों को ये भी मसाइल होते हैं कि अगर कोई बंदा उनकी बात नहीं भी कर रहा तो वो खुद से अज्यूम कर लेंगे कि ये मेरी बुराई कर रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, और उसका फिर जो रिएक्शन होता है वो इसी टाइप का होता है कि वो फौरन को इस तरह की हरकत करेगा कि अगले बंदे को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
जी बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पर देखते हैं जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हमारे पास हमें लगता है कि नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमने उन चीजों को अपने माइंड में बिठाया हुआ है। हम टीवी ड्रामों में अगर जो चीज देख रहे हैं, जो हम चीज अपने इर्द गिर्द माशरे में देख रहे हैं, हम उसको रेलिवेंसी दे रहे हैं कि अगर वहाँ सब कुछ यानी कि जो टीवी में सब कुछ हो रहा है वो हमारे साथ भी होना चाहिए, वो हमारे साथ भी हो रहा है। तो हमने वो चीजें अपने लिए बना ली हैं कि हम एक चीज को आइडियलाइज करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने जो आजकल के यानी कि हमारे दौर में सोशल मीडिया का चूंकि दौर है, तो हम उसी पे ही बात करें अगर कि उस दौर में जो लोग देख रहे हैं चीजें या जो वो चीजें सीख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज डेवलप हो रही हैं। यानी कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी अगर हम देख रहे हैं तो उसके हम वो पहलू नहीं देखेंगे जो हमें नजर आ रहा है, हम उसके बरक्स पहलू को देखेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो नजरिया है ना, ये बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे हमारे सोचने के जो हमारे तरीकाकार है उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीजों से। अच्छा, जिस तरह नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो आजकल जैसे देखते हैं कि लोग जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं बहनों का, या अगर मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो देन कोई इस तरह का जो है लड़की को नुकसान पहुंचा देना, उसको तकलीफ देना। अच्छा, ये हमारे मुआशरे में हम समझते हैं हमारी तरबियत की कमी है, या इस मुआशरे में जो नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर। ये बहुत अच्छी एक मिसाल है कि एक स्टीफन कवी की बुक है, उसके अंदर ये एक रेफरेंस दिया हुआ, ये एक बात लिखी हुई है कि हम हमेशा ज्यादातर जो रोल प्ले करते हैं वो दो तरह से करते हैं कि लॉस और विन या लॉस और लॉस, कि अगर मेरा नुकसान तो अगले का भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और या फिर हम अपनी अना की जंग बना लेते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ और कत्लो गैरत होते हैं ना, वो अना की जंग पे होते हैं कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो वो किसी को भी ना मिले, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। तो वो जो एक लॉस और लॉस की सिचुएशन है ना, उसमें लोगों की अना बहुत ज्यादा हद तक जो है रोल प्ले कर रही होती है, जिससे लोगों की जो समझने सोचने की जो असल सलाहियतें हैं वो खत्म हो रही होती है या वो खराब हो रही होती हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है जहाँ पर लोग जो है ज्यादती कर जाते हैं और उनको यही नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, कि आप अपनी अना को तस्लीम पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को उसकी भेंट चढ़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, किस तरह हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं? अना तो एक ऐसी चीज है, मैं समझती हूँ हर इंसान में जो है इस टाइम अना का जो इस टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा है। लोग इगोइस्ट बहुत ज्यादा है, चीज बर्दाश्त नहीं करते, और रिवेंज लेना तो वो समझते हैं कि ये बेहतर काम है, बेहतरीन काम है अगर आप किसी से रिवेंज ले लेते हैं तो। देखिए वही बात है ना, अगर हम लोगों से रिवेंज लेने की जगह हम अपनी इस्लाह कर लें कि अगर हम जीत और जीत के दरमियान का जो सफर है वो तय कर लें, तो हम इन चीजों से बहुत बच सकते हैं कि हम हमेशा नुकसान की तरफ जाने की बजाय अगर हम एक मुस्तकिल और देर पा फायदे की तरफ देखें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ही बात सबको करती हूँ कि देखें, आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ बुरा हुआ। हमेशा उस मैच से बाहर निकल के देखें, बहुत दुनिया है, बहुत चीजें हैं जो हमें देखनी है, जो करनी है। एक छोटे से अमल से या एक छोटे से जो आप अपना बर्ताव दिखाते हैं, उससे जितनी नुकसान आपकी शख्सियत, आपके लोगों को और स्पेशली आपके माशरे में जो आपके साथ रहते लोग हैं उनको होता है, मेरा नहीं ख्याल कि उतना एक इंडिविजुअल पर्सन को होता हो, एक सिंपल जो एक इंसान है उसको होता होगा। क्योंकि यहाँ जो कत्लो गारत हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, वो हम ना सिर्फ अपने ही खौल के अंदर चीजों को देख रहे हैं। अगर अपने से बाहर निकल के चीजों को देखना शुरू कर लें तो मेरा ख्याल से बहुत हद तक ये रेशो कम हो सकती है। कि आप ये देखें कि आपसे बड़ी भी वो जो है आपके साथ आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके बाकी लोग जुड़े हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, उनकी जो माशरे में एक इज्जत है, मकाम है, उसका क्या होगा, आपकी इज्जत और मकाम का क्या होगा। अगर हम इस चीज को सोचने लग जाए तो ये अना की जंग भी खत्म हो सकती है। अच्छा खिजरा, हम बच्चों की अगर बात करें, बच्चों की तरबियत पे, तो आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। अभी कुछ जिस तरह पिछले दिनों में भी एक वाकया हुआ कि जो है बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। उससे पहले भी हम वाकयात देखते हैं कि पबजी गेम खेलने से मना किया माँ ने, तो उस बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, भाइयों का भी
तो ये इस तरह के जो वाकयात रोनुमा हो रहे हैं कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, खूनी रिश्तों की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको कैसे उजागर कर सकते हैं? देखें, यहाँ पर है कि एक तो बेहतरीन तरबियत जिससे कि आपने जब बेजा ख्वाहिशात और बेजा चीजें पूरी करनी है ना औलाद की, तो औलाद ने यही सीखना है कि अब तो हमें जो हम मांगे हमें मिल जाए, वरना डू एंड डाई, यानी यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि या तो मार लो या मर जाओ। तो जिन माँ बाप की मतलब तौहीन है कि ये जिन माँ बाप के साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर एक दफा रिव्यू कर लिया जाए तो उन माँ बाप की भी कहीं ना कहीं इस मामले में मैं गलती समझती हूँ कि उन्होंने वो बेजा ख्वाहिशात, बेजा चीजें पूरी कर करके उन बच्चों को इस नहज तक पहुंचाया होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां, इज्जत और एक जो मुकाम है ना वो नहीं सीख पाते। तो ये यहाँ पे एक तरबियत का फ्लॉ जरूर रह जाता है कि वो तरबियत, जैसे हम कहते हैं स्कूल चले जाएं तो तरबियत है, ऐसा नहीं है। हाँ। बच्चा तो माँ की गोद से लेकर स्कूल से माशरे और माशरे से जो और दूसरी दुनिया और चीजें हैं ना, वो उन तमाम चीजों का इल्म सीखता है, उन तमाम चीजों की तरबियत होती है। तो अगर वही तरबियत एक सही उसमें ना हो, एक सही पैरामीटर में उसको हम ना देखें, तो मेरा ख्याल से ये फ्लॉ सारी जिंदगी ऐसे ही रहता है। और फिर इसी तरह से खानदान में माँ बाप के, बहन भाइयों के कत्ल वगैरह होते हैं, क्योंकि असल में हमें समझाने वाली चीज ये है कि आपके अंदर अदम बर्दाश्त होनी चाहिए कि हर मुंह से निकली बात पूरी ना हो। उसके लिए उसको इंतजार, उसको एक जो है ना मुकाम होना चाहिए कि उसको किस मकाम और किस बात पर उसको वो चीज मिले। अच्छा, सब्र भी तो नहीं है ना हमारे अंदर? अच्छा, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ठीक है, और सब्र जैसी चीज जो है वो हम पहले दौर में देखते होते थे सब्र करते थे लोग, आज के दौर में लोग सब्र नहीं करते, फौरन से जो है एक तो जल्दबाजी बहुत है लोग। हमें हमारी औलाद को सब कुछ मिले, हाँ। हमारे बच्चे को सब कुछ मिले, बिल्कुल। बच्चा है तो उसको वो आगे उसको जो उसके साथ रिश्ते हैं उसको सब कुछ मिले। ये जो सब कुछ मिलना है ना, ये हमें जो हमारी असल जरूरियात जिंदगी, जो एक आसान जिंदगी है ना, उसको कॉम्प्लेक्स कर चुका है। ये एक छोटा बच्चा है कि अगर एक बच्चे के पास कंपटीशन लेवल ना, हाँ। एक बच्चे के पास मोबाइल है तो मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए, उसके पास अगर नोकिया है तो उसके पास जो है ना सैमसंग होना चाहिए। दिखावा है ना, चीजें हमारे बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त खत्म कर चुकी है। दिखावा बहुत ज्यादा आ गया है चीजों का ना, लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है। हाँ। अब हमारी हमने वो आम सी सादा सी जिंदगी गुजारना छोड़ दी है। बिल्कुल। अगर हम उस जिंदगी को थोड़ा समझ लें और उस जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तमाम चीजों से दूर हैं। हम आज भी वो सादा जिंदगी गुजार सकते हैं। बात ये कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। कोई मैसेज देना चाहें हैं आप खिजरा? बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने यहाँ तमाम लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेहरबानी करें कि आप लोग अपने अंदर अदम बर्दाश्त और सोचने और समझने की सलाहियत पैदा करें कि बात को हर रुख से, हर पहलू से सोचें। सिर्फ जो इमेजिन कर लिया है या जो अपने दिमाग में आपने तख्लीक की हुई बातें हैं उससे बाहर निकल के सोचें कि ये दुनिया में हर चीज खुदा ने मुमकिन बनाई है, तो हर चीज का हल सिर्फ मार देना, कत्ल कर देना, हाँ, या बुराई कर लेना नहीं है। उसको समझ के, सोच समझ के भी हम उसको सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका खिजरा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे वाकई इस तरह की चीजें जो है ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता जा रहा है और अदम बर्दाश्त जो है वो उसकी कमी आ जाएगी। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे सर, क्योंकि हमने अभी ब्रेक पे जाना है, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, एक तो बीमारियों से रिलेटेड भी बात हो रही थी, थोड़ा हमने इस पे भी जाना कि आजकल जो हमारे जहनी मसाइल हैं वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, यूरिक एसिड से रिलेटेड तो हमें आपने बताया कि चीज़ों को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, हम ख्याल अपना कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा कौन सी बीमारियाँ हैं जो आप पर अटैक कर सकती हैं यूरिक एसिड से रिलेटेड? खसूसी तौर पे दिल के अमराज जैसे इसमें आते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये दिल पे भी इसके असरात पड़ते हैं। कोलेस्ट्रोल लेवल आपका बढ़ सकता है,
और इसके अलावा आपकी जो वॉल ब्लॉकेज है वो हो सकती है, चिकनाई वगैरह ज़्यादा के इस्तेमाल की वजह से, उसके बढ़ने की फैट्स की वजह से मोटापे की शिकायत पैदा हो जाती है, मोटापा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये भी इसके अंदर काउंट होता है। और इसके अलावा ये है कि नज़र का कमज़ोर हो जाना, समझे, ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा ये है कि अपना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ जॉइंट पेन ही हो, और भी बॉडी एच आ जाते हैं, वर्टिब्रा के प्रॉब्लम आ जाते हैं, मोरों के मसाइल, और गर्दन के दर्द वगैरह जो वो आ जाता है, झुकाव पैदा, ज़्यादा झुकाव रखने की वजह से ऐसा होता है। और उसके अलावा ये है कि आजकल जैसे बच्चों के अंदर भी इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है ना, वो भी इसके अंदर तकलीफ में मुब्तला हैं कि बच्चे के बस्ते का जो वजन है वो उनके अपने वजन और उसकी एज के लिहाज से बहुत ज्यादा है, और किताबों का बोझ इतना ज्यादा है कि तालीम उतनी है नहीं, और उस वजह से ऐसा है कि वो बेचारे ट्रॉली बैग लेकर जाते हैं, और हर वालिदैन, हर बच्चा ट्रॉली बैग अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि सेहत ना होने की वजह से वो बेचारे ट्रॉली बैग इस्तेमाल करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस फैसल हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैं पूछना था कि मेरे ना आजकल नीचे टांगों से लेके पांव तक ना बहुत तकलीफ है, उंगलियां तक खींच जाती हैं, अकड़ जाती हैं, तो मैं उसके बारे में बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ है मुझे। आप कुछ दोनों टांगों में चलना भी मुश्किल है मेरे लिए। जी बहन, आपने अपना ब्लड चेक करवाया, यूरिक एसिड लेवल चेक करवाया कभी आपने, यूरिया? नहीं, मैंने 6 महीने पहले चेक कराया था, उस वक्त तो सब चीज नॉर्मल थी। एज कितनी है आपकी? एज है मेरी 45। जिस्म ज्यादा फैटी तो नहीं है? जी, मोटापे की तरफ मोटापे का पूछ रहे हैं? नहीं, मोटापा 70 kg है मेरा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। चावल वगैरह का इस्तेमाल डाइट में आपके, या मीट वगैरह का बकसरत इस्तेमाल? जी है, चावल का है, और अभी मैं आपका सुन रही थी, आपने गोश्त भी मना किया, तो इसमें मैं फिर क्या करूं? कहती फिर मैं क्या करूं? इसके लिए ऐसा है मेरी बहन कि आप ना डाइट पे तवज्जो फरमाएं, चावल वगैरह और मीट का इस्तेमाल जरा कम करें, और दूसरा ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। आजकल जैसे खीरे हैं उसका इस्तेमाल करें आप, सलाद खीरे का। और इसके अलावा ये है कि अपना बीन्स वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल करें आप, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और मूवमेंट करें, हरकत करें, और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। और इसके अलावा बंद गोभी है उसका इस्तेमाल करें आप ग़िज़ा के अंदर। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखें, दही का इस्तेमाल करें, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकती हैं आप, और फाइबर वाली चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करें ज़रा, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वो यही बात है कि ना हमारी रोज़मर्रा रूटीन में खाने में एक गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बच्चों को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो बच्चे जो हैं वो गोश्त की तरफ ज़्यादा जाते हैं, या चिकन से रिलेटेड बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लाइक करते हैं बनिस्बत की अगर उनको सब्जियां वगैरह खिलाई जाए। देखिए, आजकल तो बच्चे सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते। गोश्त का इस्तेमाल भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त खाएंगे तो हमारी नशो नुमा होगी, ये गोश्त बनेगा, समझे, जिस्म के ऊपर जो है ना गोश्त पोस्ट आएगा। तो अगर नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, और भी मसाइल आ जाते हैं, समझे। लेकिन ये है कि वो भी सेहतमंद हो ना। आज जैसे हम देख रहे हैं कि चिकन का इस्तेमाल है बकसरत हो रहा है, और दूसरे जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यूरिक एसिड इस वजह से भी बढ़ता है कि इनकी अपनी डाइट जो है ना, जानवरों की खुराक जो है ना वो सही नहीं होती। जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस तरह की डाइट इस्तेमाल कराता है, उन्हें ऐसी खुराक देते हैं कि जिससे यूरिक एसिड का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ता है, वो उनको खुद तकवीयत नहीं फराम कर रही होती उनकी ग़िज़ा। देहातों में देखें, जो देसी मुर्गी है वो तो किधर किसी हद तक सेहतमंद है और ठीक है,
पकड़ने में भी आप जाएं तो वो काफी हद तक आपको हलकान कर देगी। पहले पूरी हवेली का, पूरे गांव का, मोहल्ले का चक्कर लगवाएगी आपको, फिर जाके वो अपने आप को पकड़ने देगी, या किसी हीले बहाने से आप उसको पकड़ेंगे, वगरना वो आपको पहले थकाएगी, फिर आपको खुराक और सेहत फराहम करेगी। लेकिन ये जो चिकन है, ये ब्रायलर है, ये तो आप तकरीबन 4 माह का बच्चा भी जाए तो उसको जना पकड़ के ले आते, ये बैठी होती है, खुद हरकत नहीं कर सकती, जिसकी अपनी टांगें सुन होती हैं, शल होती हैं, समझिए, तो वो आप उसका गोश्त हमें और आपको क्या सेहत प्रोवाइड करेगा। और उसके इस्तेमाल से जो है ना ज्यादातर ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, फोग मिलता है, जबान का एक चटखारा है, और उसके अंदर जो है ना ऐसी चीजें उसको इस्तेमाल कराई जाती हैं कि वो कैंसर तक क्रिएट कर रही हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां इसके इस्तेमाल से हो रही हैं, लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे इसके ऊपर। आजकल दुनिया के अंदर बांझपन की सबसे बड़ी वजह ये चिकन है, ये ब्रायलर मुर्गी है, ये जो हम लोग खा रहे हैं। मतलब इस तरह जिस तरह अभी मीट आपको बता रहे थे कि जिस तरह हम बीफ या हम मटन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा उसकी वजह से भी होता है। जी, इसकी वजह से होता है, लेकिन ये है कि आप इसका ज्यादा इस्तेमाल जिनके यहाँ है वही जरा इसमें ज्यादा मुब्तला होते हैं। जो लोग खाते ही महीने में एक बार है, एक छटांग गोश्त मिलता है आज के दौर में उनको खुराक के अंदर, तो समझिए एक आध बोटी एक बच्चे के या बंदे के घर में आती है। आज का जो माहौल चल रहा है, तो उस बेचारे के यूरिक एसिड क्या बढ़ना है, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जिनकी खुराक में ज्यादातर ही गोश्त डेली का जो इस्तेमाल होता है, रेड बिल्कुल रेडी जो है ना, डेली रेड मीट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं। देखें, आप सुबह के टाइम में भी निहारी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोपहर को खाना खाना है तो जनाब ड्रम स्टिक मंगवा लिया, अगर दफ्तर में बैठे हैं, बच्चे हैं तो स्कूल गए हैं तो उनके अंदर भी चिकन की इस तरह की चीजों का इस्तेमाल रोजाना उनका चटखारा चल रहा होता है। और इसी तरह बड़े बंदे हैं तो वो भी इसी तरह कर रहे होते हैं, दिन को निहारी ले लिए तो शाम में जो है ना फिर उनका वो ब्रोस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वर्जिश कितनी जरूरी है? वर्जिश बहुत हद तक जरूरी है, इसीलिए मीट वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं तो हम बैठ रहते हैं। अगर खाएं तो उसको खर्च करें, खर्च करने से जो तकवीयत आती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, समझिए वो हमारे लिए सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जो हम खर्च नहीं करेंगे, बैठ रहेंगे, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देंगे, कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा देंगे, अपनी बीमारियां खुद हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। वालेकुम सलाम। जी बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात, मैं गुजरात से फोन कर रहा हूँ। जी जी। बात ये करना चाहता हूँ, मेरे कमर में दर्द है और मेरा पता नहीं कोलेस्ट्रॉल कम है या ज्यादा है, ये क्या हिसाब, डॉक्टर साहब हिसाब लगा के बताएं मुझे ये क्या मसला हो सकता है। जब सुबह उठ रहा हूँ ना, सुबह सवेरे कमर में दर्द होता है, बाद में चाय वगैरह पीता हूँ वो ठीक हो जाता है। ये क्या मसला, डॉक्टरों की और कीमों की बहुत ज्यादा दवाई मैं खा चुका हूँ, कोई समझ नहीं लगती। पूछना चाहेंगे बशीर साहब, उम्र कितनी है आपकी? मैं यूरोप से आया हूँ, उधर भी मैंने दिखाया था, लेकिन वो उन्होंने डेट इतनी 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, यहाँ दिखा रहा। अच्छा, आप अपनी एज बता दें। अल्लाह माफी, वो सही बात नहीं बताते। बशीर साहब, उम्र कितनी है आपकी? कमर की दर्द जाती सिर्फ सुबह के टाइम होती है, उठने के टाइम। और बशीर साहब आपकी ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम पूछ रहे हैं लेकिन वो इतने अपने सवाल में थे। एक्चुअली मेरे भाई, होता इस तरह है कि हम रात के टाइम जब सोते हैं, हमारा जिस्म सोने की हालत में हरकत नहीं कर रहा होता, तो उस वजह से सुबह में जब हम उठते हैं तो हाथ बाज लोगों के, बाजू बाज लोगों के, जिस्म बाज लोगों का सुन हुआ पड़ा होता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, इस वजह से कि वो हम रात भर आराम में रहे हैं। जो ही थोड़ी सी उसके अंदर मूवमेंट आती है, हरकत होती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, तेज होता है, खून के अंदर गर्दिश खून की शुरू हो जाती है, तो फिर ये तकलीफ दूर हो जाती है। तो इसलिए ही ये ऐसा है, आपको वो हो रहा है। आप हल्की फुल्की जो है ना वर्जिश किया करें, सुबह के टाइम में जल्दी उठें, वॉक करें, अंगड़ाइयाँ लें सुबह के टाइम में उठते ही, समझिए, उसके बाद पानी का बकसरत इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बगैर किसी किस्म की मेडिसिन के। सही। अच्छा, जो लोग चावल खाते हैं और चावल खाने के बाद उनको एलर्जी हो जाए,
तो उसके लिए क्या है करना चाहिए? उसके लिए ऐसा है कि बाज़ लोगों को इस तरह की एलर्जी हो जाती है, वक्तन फक्तन, हर बंदे को तो नहीं होती, हर बंदे की अपने अपना मिजाज, अपना तबीयत होती है, तो उस वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए यह है कि दही का इस्तेमाल करे, या चावल अकेले की बजाय उसके अंदर दही का इस्तेमाल कर लिया करे, और काली मिर्च का उसके अंदर जो है ना वो भी पाउडर करके इस्तेमाल कर सकता है, तो ये एलर्जी दूर हो जाती है। ठीक है जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अमीन अंसारी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ये पूछ रहा था, मेरा यूरोप देश से 5 है। आपकी आवाज की मेरा यूरोप देश से 5 है। 5.7 है वो यूरिक एसिड। 7.5 है। कोई बात नहीं, आप पीएच लेवल के करीब हैं, आप मेहरबानी करें तेजाबियत वाली चीजें इस्तेमाल ना करें और चिकनाई वाली चीजों से परहेज रखें, और पानी का इस्तेमाल जरा ज्यादा करें, आप लोग इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह यूरिक एसिड फिर आपको टाइम बाद जो है इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए? आजकल वक्तन फक्तन 3 माह बाद उसका टेस्ट करवाना चाहिए। तो देखें, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट, और उसकी जो मैंने बताया कि परहेज, खुराक, ग़िज़ा, डाइट पे तवज्जो करे। अगर कम है तो मतलब कम है अगर, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है उसको मतलब मेडिसिन इस्तेमाल करने की। तो आप नॉर्मल है अगर, तो नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, अगर ज्यादा है तो फिर इस्तेमाल कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा आजकल जो है ना, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बाकी ग़िज़ा के साथ साथ सुहांजना जो है वो इसके लिए इंतहाई मुफीद है। सुहांजने का पानी इस्तेमाल करें, सुहांजने के पत्ते इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम में 5 से 7 पत्ते चबा के पान की तरह उसको ले लें, तो आप इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में रहेगा। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में और काफ़ी मुफीद मशवरे जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए। और इसी के साथ नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रशीद अरशद सलीमी साहब, जो कि स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं, बानी भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी कैसर अब्बास साबिर साहब, जो कि कॉलम निगार भी हैं, सफरनामा निगार भी हैं, सियाहत पे काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग दिया जा सकता है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। और साथ ही नाजरीन, आज इस टॉपिक पे भी बात होगी कि किस तरह हम खेलों को भी जो है वो फ़रोग दे सकते हैं, किस तरह अपनी टीम्स को बेहतर कर सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने आ रही है, उस पर बात करेंगे हम। और इसके साथ ही नाजरीन, आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे अदरक पर। आपको पता है कि अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है अदरक का, और अदरक का जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी है। इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि खानों में इस्तेमाल होती है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ये सिर्फ जायके के लिए नहीं होती, बल्कि इसका अगर हम दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? एक तो आपके पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, स्पेशली जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की चीज़ें आपको हो रही हों, तो उसमें अदरक का इस्तेमाल जो है वो आपको बेहद फ़ायदा देती है। इसके साथ जो है आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इसका सुरमा बनाकर इस्तेमाल किया जाए आंखों में, तो आंखों में जो आपकी एलर्जी होती है या आपकी आंखें जो बिनाई जो है वो कम हो रही हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ जो कान का दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, खुराक को हजम करने में मदद देती है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जदीद रिसर्च के मुताबिक ये अदरक जो है वो आपको कैंसर से भी जो है वो बचाती है। और अगर हम बात करें स्टमक के हवाले से कि स्टमक में जो आपको पेन होता है, उससे रिलेटेड जो पेट के अमराज हैं, उसमें भी आपको बेहद फ़ायदा देती है। स्किन के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप इसका मास्क अपने स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी आपको जो है वो फ़ायदा मिलता है। एक तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, सेकेंडली जो आपकी एक्नी है, आपके स्कार्स होते हैं, आपके जो है रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए अदरक बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके लिए आप किस तरह इसको इस्तेमाल, अदरक की चाय जो है
वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरह आजकल हम मोटापे का जो है ना हमारा बहुत बड़ा इशू है, तो मोटापे से भी आपको निजात देती है, उसमें वज़न घटाने में अदरक जो है वो बहुत मददगार है। ये हो गई जी अदरक के हवाले से बात। हमारे साथ मौजूद हैं सर, क्या हाल चाल है, क्या एक्टिविटीज़ आजकल आपकी चल रही हैं? बस आजकल ये वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है जी। तो इसका 3 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल्ड हुई थी रावलपिंडी स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ सियासी सरगर्मियाँ इस किस्म की बनी हुई थी जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये 3 मैचों की सीरीज जो है वो मुल्तान शिफ्ट कर दी। तो अब ये है कि यहाँ 3 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है बाबर आजम की क़यादत में ये अपने 5 जून को मुल्तान पहुँचेगा और वेस्ट इंडीज़ की टीम मुल्तान 6 जून को पहुँचेगी। ठीक है। और इसमें पहला मैच जो है 8 जून को है, दूसरा अपने 10 जून को है, तो तीसरा मैच जो है वो 12 जून को है। तो ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है मुल्तान के दौरे पर 16 साल के बाद आई है। इतना लंबा गैप 16 साल के बाद आई है। आखिरी जो इनका मैच हुआ था वो 13 दिसंबर 2006 को मुल्तान स्टेडियम में हुआ था जी। तो उस मुल्तान स्टेडियम जो नया बना है उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम का वो 2006 का पहला मैच था। तो वो उस वक़्त इंज़मामुल हक पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और दुनिया एक क्रिकेट के लीजेंड क्रिकेटर ब्रायन लारा वो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो वो मैच हुआ तो उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया और उसमें उनके खिलाड़ी थे मार्लन सैमुअल्स, उसने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाई और 1 विकेट भी हासिल की। तो वो मैच पाकिस्तान ने अपने वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों से जीत लिया था। तो 2006 के बाद अब ये टीम 2022 में 16 साल के बाद आई। 16 साल के बाद आई। ये तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हाँ, तो इसमें अपने जो है इससे पहले जो वेस्ट इंडीज़ के इनके मैचेस हुए हैं वो पहला जो मैच वेस्ट इंडीज़ का मुल्तान में हुआ है वो कासमबाग स्टेडियम में हुआ था। वो हुआ था 17 नवंबर 1986 को। ठीक है। तो उसमें दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी विवियन रिचर्ड वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे और हमारे कप्तान इमरान खान थे जी। तो वो मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा शो करके 89 रन से जीत लिया था। तो उसके बाद फिर मुल्तान में कासमबाग स्टेडियम में अपने 13 नवंबर 1990 को दूसरा मैच हुआ। उसमें उसमें भी हमारे कप्तान इमरान खान थे। तो उसमें अपने पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया और 31 रन से वो मैच जीत लिया था। सही। तो ये उनके यानी 3 मैचेस मुल्तान में हुए। अब उसके बाद ये 3 मैचेस होंगे और मजमूई तौर पर अगर सामीन के लिए अपने लोगों के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस वक्त तक 135 मैचेस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिसमें से 71 मैच वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है, 60 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, 3 मैच टाई हो गए थे। ठीक है। और 1 मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। तो अब उसके बाद ये अब देखें अब आगे ये अब दोनों टीमें जो है वो फॉर्म में नजर आएंगी और में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी कमज़ोर है इस वक्त। उनके कुछ अच्छे खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं जी। और कुछ ये है कि कुछ दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में जो काउंटीज़ हो रही हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें चले जाते हैं, उन्हें लालच होता है, वहाँ पैसा बड़ा मिलता है। तो इसलिए ये काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस है
और कुछ अरसे से बहुत अच्छा बहुत अच्छा खेल रही है माशाल्लाह से। अच्छा सर, आप कैसर अब्बास साहब से भी जानते हैं, सर आपने माशाल्लाह कहाँ सफ़र किया और कितनी बुक्स लिख चुके हैं आप? मैं तकरीबन 20 बुक्स मैंने लिखी हैं और सफ़र पाकिस्तान की तमाम वादियाँ और तमाम मुश्किल ट्रैक वो तकरीबन किए हैं। बाकी सारे तो मुमकिन ही नहीं है कि ज़िंदगी में अगर बंदा जो है ना वो 60-70 साल सफ़र करे तो पाकिस्तान के शुमाल को नहीं देख सकता। तो सफ़र हुए, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के रवाज, सियासी हालात, लबो लहजा, ज़बान, आबशारें, झीलें, दरिया और बुलंद चोटियाँ और बर्फ़ के वो ज़ख़ीरे जो पूरी दुनिया में कुतुबैन के बाद सबसे बड़े पाकिस्तान में हैं। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पाकिस्तान में अब सीज़न शुरू हो चुका है, तो ये 3 माह होते हैं सीज़न के, बल्कि कुछ वादियाँ तो ऐसी हैं कि वो सिर्फ 15 दिन के लिए खुलती हैं। बर्फ़ पिघलती है, खुलती हैं, लोग पहुँचते हैं और फिर बर्फ़बारी हो जाती है और फिर वो बंद हो जाती हैं। जैसे कश्मीर की रत्ती गली झील है, वो सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 3 हफ्ते वो रास्ते खोलती है और वो भी लोग पैदल जाते हैं, मुकम्मल रास्ता फिर भी नहीं खुलता। तो अब लोग जा रहे हैं, बच्चों को छुट्टियां होने वाली हैं, कल से लोग जाएंगे तो रश होगा। और वो लोग जो पूरा साल इन 3 महीनों के लिए गुजारते हैं, उनकी रोजी का दारो मदार इन 3 महीनों पे है, जिनके उनका साल 3 माह का है। उनका सीजन तो ना हुआ, बेचारे रोजी कमाते हैं। सीजन तो सीजन को तो नजर लग गई, सीजन को तो दहशतगर्दी खा गई। जिस तरह स्पोर्ट्स को खा गई दहशतगर्दी, मेले खा गई, तफरी खा गई, इस तरह 9/11 से पहले हुंजा में, अस्कोले में, केटू ट्रैक पे या फेरी मेडोज, नांगा पर्वत, ये सारे गैर मुल्की होते थे। वो डॉलर्स में जब यहाँ के खर्च करते थे तो उन लोगों का मुस्तकबिल, उन लोगों के हालात बेहतर थे। तो अब फौरन लोग आना बंद हो गए। वो अगर आए भी तो ये चंद साल पहले नांगा पर्वत के बेस कैंप पे जो है ना 11 लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो लोगों को रोकता है। हालांकि मैंने देखा है कि एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ आपको बाबूसर टॉप से उतरते ही शुरू हो जाता है। यानी कि कोई पुलिस एहलकार आपको रोक कर रिश्वत तलब नहीं करता, कोई टैक्स नहीं है, टाल टैक्स महंगे नहीं है, कमरे सस्ते हैं, ओवर रेटिंग नहीं है, पानी, खाना, हर चीज जो है वो जो रेट होना चाहिए। यानी कि गिलगित और सकरदू की बात कर रहा हूं जी। तो ये जितनी लूट मार है ये उससे पहले पहले है। तो वो लोग जो नीचे उतर आए थे पहाड़ों से और उन्होंने सर्दियों का मौसम रावलपिंडी में मजदूरी करके गुजारा, इस्लामाबाद में, लाहौर में, या गिलगित के लोग ज्यादातर कराची में जाते हैं, वो अब सारे वापस आ गए हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों से जितने लोग गिलगित में दाखिल हुए हैं उनकी तादाद जो है ना वो लाखों में है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, लोगों का आना जाना और पैसे की ट्रांजैक्शन है, इससे हालात बेहतर हो रहे हैं। और अब वैसे भी वहाँ आबादकारी भी ज्यादा हो गई है। सी पैक की वजह से दरिया सिंध के किनारों पे ATM बन गए हैं, शॉप्स बन गई, मार्केटें बन गई। तो ये पाकिस्तान इस हवाले से जो है, चोटियों के हवाले से कि पाकिस्तान की बड़ी 8 चोटियां पाकिस्तान में हैं दुनिया भर की, तो ये एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। लेकिन अगर उसको खूबसूरत रहना दिया जाए तो फिर खूबसूरत मुल्क है। जब आप वहां विजिटर जाएंगे, वो कत्ल हो जाएंगे, उनके साथ वारदातें हो जाएंगी, तो लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी बड़ा इस पे वर्क किया था पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग देने के लिए, और लोगों ने काफी इंटरेस्ट शो भी किया। बाहर के ममालिक के काफी लोग आना जो है चाह रहे थे कि वो आए और पाकिस्तान की सैर करें यहाँ पर। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, बाकी सारी बातों की तरह ये भी एक बात थी और जिस पे प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान के इस बयानिए को तो मरी की वो बर्फ खा गई, क्योंकि मैं उस बर्फ में मौजूद था। इसी स्टूडियो पे मैंने उस बर्फ के हवाले से पूरा एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो में मैं आया था। तो वहां तो ना कोई वार्डन था, उस बर्फबारी में देख लें 20-25 लोग मर गए। और उसके बाद वो एक पंजाब की आबाद तरीन चोटी मरी, वहां फंसे रहे और उनको निकालने के लिए ना 112 आई,
ना इंतजामी आई, हाँ जी, ना कारपोरेशन। तो सियाहत, एक तरफ आप बात करते हैं सियाहत की, दूसरी तरफ सियाह सारी रात बर्फ में रुके हुए, आपने उनको रेस्क्यू नहीं किया। तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे फेरी मेडोज है, फेरी मेडोज लोग जाते हैं, जीप जाती है, फिर वो पैदल चलते हैं 2 घंटे। तो वो कहते हैं जी सड़क क्यों नहीं बनी? वहां सड़क बनी थी। जब सड़क बनी थी तो जो माफियाज है ना, उन्होंने जाके दरख्त काटने शुरू कर दिए, उसकी वजह से ग्लेशियर खत्म हो गया। वो तो नांगा पर्वत जो लाखों सालों से बर्फ जमी हुई है, जब से कैनात बनी है, बर्फ नहीं पिघली, तो वो ताप पिघलने लग गई। रायकोट ग्लेशियर में पानी बढ़ गया, दरिया सिंध में सिलाब आ गया। तो जब तक आप मेहमान नवाजी के हवाले से लोगों का मिजाज डेवलप नहीं होगा, और वो मकामी लोग बहुत पुरअमन है, क्योंकि उनका रिज्क का, रोजी का दारो मदार सियाहत पे है। वो तो आपकी गाड़ी खड़ी है, महफूज है, आपके बच्चे खेल रहे हैं, महफूज हैं, आपके पैसे कहीं रह गए तो वो आपको मिल जाते हैं। यानी कि गिलगित इस हवाले से बड़ा पुरअमन है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, सारी वारदातें वही डालते हैं। तो वो फेरी मेडोज वाले इरफानुल्लाह हैं वहां मकामी, उन्होंने बताया था कि जब रास्ते बन गए और जीपें आने लग गई, तो यहाँ कीमती लकड़ी जो है वो बदमाशी से काट के ले जाते थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग, और उनके पास परमिट होते थे लकड़ी काटने के। तो हमने फिर चाहा कि नहीं, अगर झीलें, वादियां ओपन हो जाएंगी ना, यहाँ लोग होटल बनाएंगे, गंद डालेंगे, तो फितरी हुस्न जो है ना, जो कुदरत ने अता किया है, उसमें मिलावट हो जाएगी, खत्म होना स्टार्ट, वो खत्म हो। तो ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके लिए अगर हुकूमत तवज्जो दे और बाहर के लोगों के लिए वीजे आसान करे, मकामी लोगों के लिए रास्ते आसान करे, और ट्रैक पे पेट्रोल पंप होने चाहिए, रहायशें जो हैं उनका एक रेट लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा कमरा किस रेट पे मिलेगा। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है। ये शायद के फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, उसी तरह ये भी तबाह हो रही है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। अच्छा सर, स्टेडियम्स को कैसे आबाद किया जाए दोबारा से? जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज की टीम भी आ गई है और दोबारा से स्टेडियम जो हैं उन पर रौनकें लगने जा रही हैं, उसके हवाले से बताइए। एक तो इनके सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइए कि क्यों इन लोगों को बड़े खदशात होते हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी जाती, हालांकि बहुत ज्यादा इनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी दी जाती है। नहीं, वो असल में जो चंद साल पहले एक वाकया हुआ लाहौर में। श्रीलंका की टीम लाहौर आई हुई थी, कज़ाफी स्टेडियम में उनका मैच हो रहा था, और लिबर्टी मार्केट के करीब उन पर अटैक हुआ। उसके बाद वो टीम वहाँ से वापस चली गई। तो उसका फिर ये है कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हैं, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, उसका सबसे बड़ा रोल है। बहुत बड़ा मुल्क है, लोगों को वहाँ जो टूर्नामेंट होते हैं उन लोगों को पैसे बड़े मिलते हैं, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है बज़ाहिर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, लेकिन ये है कि वो सिर्फ वो उसका जो दारोमदार है वो बड़े मुल्कों पर है। उनका जो कानून है वो छोटे मुल्कों पे चलता है। वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, इन पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनके चलते हैं। ना वो जितनी वायलेशन हो रही हैं उसमें ना वो इंडिया को पूछ सकते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया को पूछ सकते हैं, ना वेस्ट इंडीज अपने इंग्लैंड को पूछ सकते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे मामले डिस्टर्ब हैं। एक तवील अरसे तक हमारे ये है कि 2009 में वो वाकया हुआ, उसके बाद तवील अरसे तक हमारे पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल गायब हो गई। फिर उसमें बड़े लोगों ने स्ट्रगल की, सारा कुछ हुआ। तो उसमें अभी कल आपने देखा होगा कि डैरन सैमी जो वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड दिया गया है। तो इसमें पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, इसमें जहां पाकिस्तान की कोशिशें शामिल होंगी, लेकिन मेरे नुक्ता निगाह से सबसे ज्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो डैरन सैमी और विविन रिचर्ड है। इन लोगों ने पूरी दुनिया के जो अच्छी अच्छी टीमें हैं उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, हम वहाँ अक्सर जाते रहते हैं और इसी तरह बड़े आराम से बगैर सिक्योरिटी के हम घूमते फिरते हैं। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, जिसके नतीजे में टीमें अब आना शुरू हो गई हैं। अब इन दिनों में श्रीलंका की जो वीमेन टीम है वो
अपने T20 के 3 मैचेस हो चुके हैं। ठीक है। तीनों मैच पाकिस्तान की टीम ने क्लीन स्वीप करके जीत लिए हैं। अब उनके 3 वनडे हो रहे हैं। उसके बाद जनवरी में पाकिस्तान की जो खवातीन की क्रिकेट टीम है वो जनवरी में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ये है कि अब उससे काफी फर्क पड़ गया है और उसमें हमारे अपने बोर्ड का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं जनाब, और इस हवाले से सर जिस तरह आप बात कर रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस तरह रोल प्ले कर रहा है। क्रिकेट बोर्ड इस वक्त, चूंकि उसके इस वक्त जो चेयरमैन हैं जी, वो रमीज़ राजा हैं, जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान भी हैं, और जो जिस टीम ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था तो उसके मेन खिलाड़ी भी थे। एक चीज़ बार बार कही जाती है और उसकी तस्हीह नहीं की गई। मैंने अपने जो कॉलम लिखता रहा हूँ उसमें कई बार उसकी तस्हीह करने की कोशिश की है। सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवाया। इमरान खान का उसका 10% भी हिस्सा नहीं। उस 92 के वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं जी, रमीज़ राजा जी, उस 92 के वर्ल्ड कप में इनकी 3 सेंचुरियां हैं। अगर ये 3 सेंचुरियां ना करते तो पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल भी नहीं जाती। इसकी 4 बंदे हैं जो कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया। इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, कप्तान सिर्फ खान साहब थे। तो ये है कि उस वक्त ये सारा, फिर अब चूंकि वो खुद पुराने क्रिकेटर हैं तो वो इसके लिए पूरे पाकिस्तान के लेवल पे क्रिकेट के फरोग के लिए और जो खिलाड़ियों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो ये एक अच्छा फैसला है। और क्रिकेट बोर्ड में माजी में जो टेक्नोक्रेट और रिटायर्ड जनरल वही तैनात चेयरमैन बनते रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो ये काफ़ी अरसे के बाद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना है। तो जाहिर है उसके बड़े अच्छे मुस्बत असरात मुरतब हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो क्रिकेट में टाकरा है, पहला टाकरा, वो 11 जून 1975 को बर्मिंघम के स्टेट ग्राउंड में हुआ, जो कि वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप था। और पहले वर्ल्ड कप में जो पहला इनका जो मैच हुआ वो वेस्ट इंडीज से हुआ। तो उस जमाने में जो मैचेस थे आजकल 50 ओवर के होते हैं, उस जमाने में 60 ओवर के थे। तो 60 ओवर में पाकिस्तान टीम ने 266 स्कोर किया। तो अब वेस्ट इंडीज को के 9 खिलाड़ी 203 रन पे आउट हो गए। 9 खिलाड़ी। तो अब उन्हें 64 स्कोर चाहिए था और आखिरी पेयर खेल रहा था। तो उनके आखिरी जो 2 खिलाड़ी थे डायरेक्ट मरे और एंडी रॉबर्ट्स बहुत बड़े उनके फास्ट बॉलर थे। वो उन्होंने तवक्को ही नहीं थी, लोग ग्राउंड छोड़ के चले गए कि पाकिस्तान जीत गया। तो वो दोनों खिलाड़ी आखिर में एक जब थोड़ा सा स्कोर रहता था तो उस मौके पर यही रमीज राजा के बड़े भाई वसीम राजा वो टीम में शामिल थे। तो उन्होंने एक यकीनी रन आउट का चांस मिस हुआ और उसके बाद ये आखिरी खिलाड़ी जो है 64 स्कोर करके तो वो अपने वेस्ट इंडीज ने मैच नामुमकिन मैच जीत लिया। उसके बाद ये है कि फिर ये जो हमारा कासमबाग स्टेडियम है इसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टीम 1980 में आई थी। 13 से 17 दिसंबर तक मुल्तान में पहला टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट मैच खेला गया था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान।
तो उसमें वीवन रिचर्ड, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जी जी। इन्होंने नाकाबिल शिकस्त 120 स्कोर किया था, तो मैं ड्रा हो गया था। तो उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ ये मैचेस आते रहे, फिर ये नया इस पे मजीद भी बात करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह लोग जो है सफ़र पर निकलते हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए कि हादसात से भी जो है वो बचा जा सके, और किस तरह ख्याल रखना चाहिए? अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो तब क्या एहतियात करनी चाहिए? अगर फैमिलीज हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं? उसके लिए ये है कि एक तो आपकी गाड़ी जिस पे आप सफ़र कर रहे हैं ओवरलोड ना हो, क्योंकि ओवरलोड गाड़ी होगी तो उसकी ड्राइविंग जो है वो काबू में नहीं रहती। दूसरा, पूरी दुनिया के पहाड़ी इलाकों में ट्रैफिक का एक ही रूल है कि रास्ते का पहला हक उसका है जो चढ़ाई चढ़ रहा है, जो उतर रहा है उसको रुक जाना चाहिए। और वहाँ भी जो मुश्किल ट्रैक हैं तो वहाँ लिख के लगाया हुआ उन्होंने कि रास्ते का पहला हक चढ़ने वाले का है, और जो उतर रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए। आपके टायर अच्छे होने चाहिए, ब्रेक का कम इस्तेमाल होना चाहिए। आप छोटे गियर में वहाँ उसको, हाँ, ब्रेक कम से कम इस्तेमाल हो। और इसके अलावा ये कि दरिया के करीब बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि दरिया कन्हार है, दरिया सिंध है, दरिया बराल्डो है, दरिया श्यूक है, दरिया लंगर है, या दरिया शंदूर है, दरिया हुंजा है, दरिया गिलगत है, या कोई दरिया इस तरह का जिसके बहुत से नाम जो है ना वो मैं नहीं ले सकता। तो वो वहाँ डूब जाते हैं लोग कश्ती रानी करते हुए, या उसके किनारे पे खेलते हुए, या टिकटॉक बनाते हुए, या वीडियो बनाते हुए। तो वहाँ तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो पानी जितना तेज है उससे ज्यादा ठंडा है। तो अब मरने वाला ठंडक से मर गया या वो उस तेजी में टूट गया, डूबने का तो बाद का मसला है ना, वो तो डूबा तो लेकिन ये जितना तेज पानी है वहां लोग टूट के मर जाते हैं, या किसी पत्थर में लगे मर गए, क्योंकि इंतहाई स्पीडी रफ्तार है उसकी। अच्छा, वहाँ के लोगों की, क्योंकि मैं खुद भी जाना हुआ, मैं 2 दफ़ा जो है नारायण कगान और चाइना बॉर्डर तक गई, मैं सफ़र किया है मैंने इस पर, तो बहुत मुश्किल दुश्वार रास्ते भी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की जो ड्राइविंग है वो भी थोड़ी ना, उनकी वो अपने तरीके से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जब जा रहे होते हैं हम लोगों की ड्राइविंग जो है वो थोड़ी चेंज होती है। हाँ, ऐसा है कि लेकिन उनकी हो या हमारी हो, अच्छा गिरते फिर भी वही हैं जो यहाँ से वो स्पीड से आ रहे होते हैं मैदानी इलाके से, वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको वो फराज जुल्म है इतनी खुद एतमादी भी, रात भी थी अंधेरी चिराग भी ना लिया, वो इसलिए वो एतमाद में आके वो मर जाते हैं। तो आप जैसे आपने फरमाया कि आप खंजराब बॉर्डर तक, ये एक ना सिलसिला चल निकला है कि जी खंजराब को हाथ लगाना है, पिक्चर बनानी है और आके बताना है कि खंजराब तक गए। हालांकि खंजराब जाते हुए आप एक रोड पे सफर कर रहे हैं और आगे एटीएम लगा हुआ है खंजराब पे, और सोस्ट बॉर्डर को क्रॉस किया है, और चाइना के वो जो लकीर है एक हद फासल जो है ना, उस पे आपने फोटो बनवाया है और आपने कहा जी हमारी सियाहत मुकम्मल हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, रास्ते में एक शमशाल वादी आती है, आप गाड़ी रोकें, वहां से जीप लें, जीप आपको वहां शमशाल ले जाए, वहां के झरने, वहां की आबशारें, वहां के ग्लेशियर और पानी, क्रिस्टल वाटर, और उसमें तैरती हुई ट्राउट मछली जो आपको तय तक नजर आती है वो देखें, या आप मनापिन जाएं, या आप राकापोशी बेस कैंप तक जाएं। इस सियाहत की समझ नहीं आई कि अगर सफर ही करना है तो आप मोटरवे पे इस्लामाबाद घूम के वापस आ जाएं, यानी कि यहां से जाना और खंजराब हाथ लगा के रास्ते में 1-2 रातें कहीं रोक के वही रोड के पास। तो हमारी जो सियाहत है ना वो जरा मुख्तलिफ है। हम अच्छा, चाहते लोग हैं चाह रहे होते हैं जहाँ सड़क मिल जाए, जहाँ आपको आसानियां हो, लोग उधर सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं कि बस ठीक है सफर किया, जो इर्द गिर्द की जो जगह हैं बस उनको देखा। अब सड़क के करीब तो कोई चीज नहीं होती, जो मुश्किल चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, जिसमें वो तो सारी बनावट वाली चीजें हैं जो सड़क के दोनों अतराफ में है, तो उन वादियों में जाना चाहिए। अब आप लोग जब जाते हैं गिलगत की तरफ तो रायकोट का एक पुल आता है, वहां लिखा होता है फेरी मेडोज इतने किलोमीटर, 16 किलोमीटर, वो 7,000 रुपया जीप वाला लेता है, वो आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, यानी कि जर्मन ने उसका नाम रखा फेरी मेडोज, परियों की चरागाह। तो ऊपर जाके आपको पता चलता है कि आप बिल्कुल एक सेपरेट दुनिया में हैं, आप नांगा पर्वत के पहलू में हैं, सामने एक सफेद बर्फ का वजूद है नाकाबिल शिकस्त,
और जिधर आप हैं वहां नांगा पर्वत झील है, जिसको रिफ्लेक्शन झील भी कहते हैं। आप उसके किनारे पे खड़े हैं, आपको लग रहा है कि नांगा पर्वत आपके सामने है झील में, जो कि आपके पीछे होती है। तो सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा के वापस लौट आना, ये सियाहत है उन लोगों के लिए जो शुगल के लिए जाते हैं, जैसे मरी माल पे चले गए, जैसे अब नारान हो गया है, नारान भी इसी तरह हो गया है। हाँ। डीजल का धुआं, गंदगी, बहुत से गलाजत। लोगों को नॉलेज भी तो नहीं होता ना कि आखिर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए, या जहाँ पर अल्लाह की जो है कुदरत जो है वो बहुत ज्यादा वसी है। जाना आप देख सकते हैं। जाना तो वहां चाहिए कि आप वहां तन्हाई में कुछ लम्हात गुजारें, उस फितरत के साथ गुजारें। आप अपने आप से बातें करें, आप तितलियों को देखें, आप जैसे गिजर है, गिजर दरिया का पानी इस सुकून से बहता है कि आपको लगता है जैसे ये झील है, हालांकि वो दरिया है। तो उसमें मछलियां हैं, उसमें वो फितरत है कि उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो एक देखी दिखाई जगह जिसको इंसान ने अपने हुलिये में बदल दिया, वहां से हो के आ जाना, ये सियाहत वो है कि जो आप गाड़ी पे करते हैं। अच्छा, आपने हर जगह की सैर की? हम तो पैदल चले हैं ना, कई दिन पैदल चलना और कई दिन जीपों पे रहना। अब पिछले साल में अस्कोले गया, वो आखिरी तहजीब का आखिरी गांव उसको कहते हैं। अच्छा। उसके बाद K2 के ग्लेशियर्स हैं और 8 चोटियां हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं, वो उसी ट्रैक पे हैं। तो ये दरिया बराल्डो है। दरिया बराल्डो दरिया है जो K2 के ग्लेशियर से निकल रहा है। ये फिर आके दरिया शिगर में मिलता है। दरिया शिगर फिर बाद में दरिया शियूक और दरिया शिगर, ये दोनों मिलके फिर दरिया सिंध में। ठीक है, आपसे मजीद भी जानेंगे कि कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर इंसान को जाना चाहिए और वहां पर एंजॉय करना चाहिए। अभी हमने जाना है ब्रेक पर, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और एक हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, चलें आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे जिस तरह खेलों को फ़रोग देना चाहिए उस तरीके से खेलों को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। जिस तरह अभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो चीज़ें अब शामिल नहीं हैं। जिस तरह खेलों को, गेम्स को प्रमोट किया जाए, हमारे यहाँ जैसे स्कूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे स्कूल्स बना दिए गए हैं जहाँ प्ले ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। तो अब बच्चों का क्या हो गया कि बच्चे सिर्फ मोबाइल पे गेम्स खेलना स्टार्ट हो गए, उस तरह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज अब नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे इस बारे पे आप? उसमें ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ स्कूलों का भी मैंने विज़िट किया है। मुख्तलिफ मुल्तान के स्कूल हैं, उनका मैं ओल्ड स्टूडेंट भी हूँ। मुस्लिम हाई स्कूल का मैं पैटर्न चीफ भी हूँ, वहाँ भी हमने बड़ा काम किया है। बुनियादी तौर पर जो चीज़ें करने वाली हैं जी, एक तो ये है कि स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट ये लाजमी स्कूलों में शामिल होना चाहिए, और दूसरा लाइब्रेरी का। ये बाकियों की जगह पर तो हम नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ मैं ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का उहदेदार हूँ, तो ख़ास तौर पर मुस्लिम हाई स्कूल में मैंने ये सर एक मिनट, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू सफरनामे जो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, क्योंकि जी जी बोले। मैं जो राइटर है आपकी बात, क्योंकि जब भी आप कॉल मिलाते हैं तो काइंडली अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया करें ताकि बात करने में आसानी हो सके, क्योंकि आप बात करना चाह रहे थे वो बात भी नहीं हो पा रही होती। जी सर। हाँ जी, तो ये है कि वहाँ मुस्लिम स्कूल के लेवल पे तो मैंने ये किया है, हमने ये किया है कि वहाँ जो लाइब्रेरी थी जी वो 24 साल से बंद पड़ी। हमने जाकर वो लाइब्रेरी खुलवाई है। फिर वहाँ के प्रिंसिपल साहब से ये तय करवाया जी कि तमाम जो क्लासें हैं जी 6वीं से लेकर 10वीं तक तमाम लड़कों के लिए लाइब्रेरी का एक पीरियड हफ्ते में होगा। वो हमने वहाँ स्टार्ट करवाई। वहाँ किताबें पढ़ी, अखबारात पढ़े हैं, बच्चों को कहा कि यहाँ से किताबें उठाएं
यहाँ बैठ के पूरे 45 मिनट तक आपने बैठ के पढ़ना है। तो ये एक इस तरफ लोगों की तवज्जो बिल्कुल नहीं, मोबाइल की तरफ हो गया, सारा दिन उसी में खेलते रहते हैं, बिल्कुल इस तरह, या नेट पे बैठे रहते हैं, ये सारा कुछ है। इससे बड़ा हमारे नौजवान नस्ल जो है वो उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ज़रूरत इस उम्र की है कि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना चाहिए ताकि इनका ध्यान दूसरी तरफ ना जाए और इस तरफ ये सारा काम करने की ज़रूरत है। अब ये जो अपने ये मैं स्टेडियम की भी बात करना चाहता था। तो ये स्टेडियम नया जो मुल्तान स्टेडियम बना है ये 2001 में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें जो पहला टेस्ट हुआ था वो 2001 में हुआ था। 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था। तो पाकिस्तान ने वो मैच 1 इनिंग और 264 रन से जीता था। सही। उसमें इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, तौफीक उमर, सईद अनवर और अपने इन खिलाड़ियों अब्दुल रज़ाक, ये 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां की। तो उसके बाद इसी स्टेडियम में जो पहला वनडे मैच हुआ है वो 2001 में बांग्लादेश के दरमियान हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो वो मैच पाकिस्तान ने 137 रन से जीता था। तो उसमें तौफीक उमर ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई। तो अब ये टीम आ रही है और जिस तरह की हमारी टीम परफॉर्म कर रही है उसी यकीनी तौर पर है कि पाकिस्तान ये इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर जाएगा इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? और अब्बास बात कर रहा हूँ। अच्छा, और अब्बास बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैंने कैसे बात को कहना है कि मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत मालूमाती किताबें होती हैं। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं तो बुक्स में आप फिर क्या सीखा आपने? बुक में मैंने सीखा है कि कुदरत को देखना एक अपना ही मजा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ऑन जो है वो आपके बेटे हैं, आपके बेटे हैं। अच्छा, बाबा से बात करने के लिए कॉल की है? नहीं, मैंने उन्हें बताने के लिए कॉल किया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, चलें, और कुछ सुनाना चाहोगे आप हमें ऑन? ठीक है, सुना देता हूँ। ठीक है, सुना देता हूँ। चलो सुना दो फिर, क्या सुना रहे हो? रोही याद करेंगी। चलो सुनाओ फिर। नात बहुत अच्छी पढ़ता है ये। अच्छा, माशाल्लाह। जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ऑन आपकी तो आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जाते हो स्कूले तक, नंगा पर्वत तक, ये साथ जाता रहा, सारी वादियों तक आप हमारे साथ जाते हो और रास्ते में कभी कभी डर के रोते भी हो। और अब 13 जून को हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक मुश्किल ट्रैक है, आप नहीं रहोगे। अच्छा, बेटा आपका जो है वो माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड, अच्छा साथ जाता है। सही, तो फिर कैसा सफर रहता है बेटे के साथ? नहीं, सफर बहुत अच्छा रहता है, बच्चों के साथ जाना चाहिए। बात है, बच्चे थोड़ा डरते भी हैं ना ऐसी जगहों पे जाने। एक जो सफर को वसीला जफर इसीलिए कहा गया है कि सफर आपके अंदर जो एतमाद भरता है, जो आप एक ऐसे समझे कि एक नई जिंदगी लेके आते हो वापस। तो एक जाना आना, उतार चढ़ाव, ठीक है ना, जाके होटल लेने, घूमना, लोगों से गुफ्तगू, हर होटल का नया जायका, क्योंकि एक नई वादी है उनका एक्सपीरियंस आपका जो है वो। तो घर में रहने वाले लोग जो हैं उनसे बहरहाल सफर करने वाले लोग ज्यादा सीख जाते हैं। आपको शौक था कि आपने सफर करना है और इस पे आपने बुक्स भी लिखनी है? ये तो ऐसे हम गए और उसके बाद पता चला कि फितरत जो है वो कितनी हसीन है। और उसके बाद जब वापस आए तो एक 6 माह तक उस कैफियत में वो पहाड़, वो दरिया नजर आए, जब तक लिख ना लिया। जैसे आप किसी खूबसूरत चीज को देखें तो जब तक वो बयान ना हो जाए, तो ये झीलें अपने आप को खुद बयान करवाती हैं। जब तक किताब मुकम्मल करके उसको मैं भेज ना दूं, मैं उसी वादी में रहता हूं, चाहे उसके लिए 1 साल लग जाए। मैं ज़हनी तौर पे और कभी कभी जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं उसी वादी में हूं। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, कौन से ऐसे मकामात हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वहां आप जाएं और एंजॉय करें और फितरत को जो है वो देख सकें, अल्लाह की कुदरत? देखें, आप अगर 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो कम अज कम मरी ना जाएं,
आप मरी के साथ साथ बहुत सी अच्छी जगह है, ठंडियानी जो नथिया गली से एबटाबाद का रास्ता है उसके रास्ते में आती है ठंडियानी। वो एक गुमसुम किस्म की वादी है, अभी लोगों को नहीं पता, इसलिए महंगी नहीं है। ठीक है। वो एक इस पूरे अपने करीब तरीन यानी कि मरी रेंज में सबसे खूबसूरत जगह वो है। हाँ, एक और जगह भी थी वो जिसको दरिया नीलम कहते हैं, जी। वो पुल कोहाला, लेकिन उसको इतना कमर्शियल कर दिया गया है और इतने फ्रॉड लोग वहां बैठ गए हैं कि वो पहले आपको कहते हैं जी कि बैठने का कोई पैसा नहीं, फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर पकौड़े की प्लेट आ जाती है, वो पता चलता है कि ये एक पकौड़ा हमें 500 में पड़ गया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया तो वहां पे बहुत ज्यादा ही महंगी होती है ना। ये गिलगित में नहीं है, गिलगित, सकरदू में, शिगर में, खपलू में कितने नाम है जो मैं लेना चाहता हूं, लेकिन इस छोटे से प्रोग्राम में कम वक्त में इतनी बड़ी वादी, इतने बड़े शुमाल को मैं कैसे बयान करूं। लोग बड़े मेहमान नवाज हैं वहां के लोग कमाल लोग हैं। कई थाने ऐसे हैं कि 27 साल से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वहां क्राइम नहीं है, तो वहां जाना चाहिए। कैलाश वाली साइड पे भी आप? कैलाश पे मेरी इतनी खूबसूरत किताब आई, रजा अली आबदी साहब मुल्तान आए उसकी तकरीब रुनमाई के लिए, तो कैलाश के कल्चर पे, वहां की तहजीब पे, वहां जो लड़कियां बेचारी मुसलमान होने के बाद उनके साथ जो हशर होता है, उनको लोग जज्बाती होकर शादी करके ले जाते हैं, फिर जाके अपने शहरों में छोड़ देते हैं, तो उनके साथ क्या बीतती है, ये मैंने बड़ी तफसील से सफर कैलाश के, मेरी किताब का नाम है, उसमें लिखा मैंने। सही, तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा। कैलाश तो एक दुनिया ही अलग है ना, 2000 साल कदीम रवायत में जीते हुए लोग हैं इस जदीद दुनिया में। आज भी उनकी लड़की कंगा घर नहीं कर सकती, नहा नहीं सकती, मखसूस मकाम है, दरिया पे जाके नहाएगी, वहां बना हुआ है, जिस पर्दा भी बना हुआ है। तो वो रेस्ट के अयाम जो होते हैं, जिसको मखसूस अयाम खवातीन के, वो विशाली में गुजारती हैं। लोग कहते हैं जी कि ये कोई शायद नफरत का इजहार है, नहीं, वो एक रेस्ट एरिया है कि वो उन दिनों में चूंकि वो थकन होती है, उनमें दर्द होता है पे, तो ये एक हर तहजीब खूबसूरत तहजीब है, हर कल्चर खूबसूरत है, हर वादी खूबसूरत है, हर दरिया खूबसूरत है जो ग्लेशियर से अर्क अर्क टपकता है। और आप जाके वहां उस 8 दिन 10 दिन में भला आप क्या फैसला करेंगे कि उनका कल्चर कैसा है? नहीं कर सकते। जो लोग सदियों से बर्फ में रह रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि बर्फ क्या है, पहाड़ क्या है। वहां के लोग जो हैं वो तो बेहतर तौर पे उसको बयान कर सकते हैं ना, रहने वाले हैं। मैं तो पहाड़ के बारे में सलीमी साहब अक्सर मैं कहता होता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पे बुलाया गया। जी। अल्लाह ताला तो दीदार कहीं भी दे सकता था ना, कहीं भी गुफ्तगू हो सकती थी। तो गारे हिरा का कंसेप्ट आप देख लें, गारे सौर देख लें, उसके बाद अल खारजमी, अल बैरूनी, शाह शम्स, ये लोग आखिर मैदानों को छोड़ के पहाड़ों में क्यों गए? वहां आप अपने आप से बात करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बातें ऐसी हैं कि जो है वो खत्म नहीं हो सकती। सर आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।